नमस्कार, मैं प्रियंका गहलोत, प्रिया कुमार, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से। लेखन का सफर के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आप सभी के समक्ष एक नई पुस्तक के साथ और हम बात करेंगे आज जिस पुस्तक के बारे में, वो अंग्रेजी पुस्तक डिजर्विंग का हिंदी अनुवाद है। जी हाँ, आज हम एक आत्मकथा के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं। पिछले कई एपिसोड्स में आपने जिन किताबों के बारे में सुना, उस किताब के मूल लेखक और हिंदी किताबों के बारे में आपने ज़्यादातर सुना है और बातचीत की है हमने। लेकिन ये पुस्तक जो है पंकजा, ये पुस्तक इंग्लिश पुस्तक डिजर्विंग की हिंदी अनुवाद है और आज इसकी मूल लेखिका और अनुवादक दोनों हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन जैसा कि लेखन का सफर के कार्यक्रम में हम नए परिवर्तन के साथ आपसे जुड़ रहे हैं, तो इसमें हम सबसे पहले पाठकों की प्रतिक्रियाएं लेते हैं। तो आज हमारे साथ पंकजा के पाठक भी जुड़ने वाले हैं। मैं उससे पहले आपको पंकजा की मूल राइटर का नाम बताना चाहूंगी। आप हैं स्नेहा खानवेलकर जी, जो कि बेंगलुरु से हैं, और इसकी अनुवादक हैं भगवती सक्सेना गौड़ जी, वो भी बेंगलुरु से हैं। तो आज दोनों ही हमारे साथ कार्यक्रम में बनेंगी और आज उनसे हम उनकी लेखन यात्रा के साथ साथ इस पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आइए पहले उससे मिलते हैं हम उनके पाठकों से। तो आज हमारे साथ 3 पाठक जुड़ने वाले हैं, जिनमें से हैं पहली पाठक वीणा गुप्ता मेदनी जी, जो कि बेंगलुरु से हैं। आप प्रेरणा महिला साहित्यिक मंच की संस्थापक हैं। दूसरी पाठक हैं त्रिशला मिश्रा जी, आप भी बेंगलुरु से हैं। आप एक हिंदी अध्यापिका हैं और लेखिका हैं। और हमारे तीसरे पाठक हैं डॉक्टर रंजीत कुमार जी, जो कि हिंदी साहित्य परिषद कर्नाटक के अध्यक्ष हैं, एक साहित्यकार हैं और अनुवाद विशेषज्ञ भी हैं। नमस्कार त्रिशला जी, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हम लेखन का सफर कार्यक्रम में। नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार। जी त्रिशला जी, आप दूसरी बार लेखन का सफर कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपको वैसे रूबरू देखकर और आपसे पाठक के रूप में एक पुस्तक के बारे में बातचीत करने के लिए। फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। तो आपकी क्या राय है, आप इन दोनों राइटर्स को, जिन्होंने अंग्रेजी में पंकजा लिखी और जिन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद किया, भगवती सक्सेना गौड़ जी, आप दोनों से किस तरह से जुड़ी हैं और आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमारे श्रोताओं को हम चाहेंगे आप बताएं। जी, सबसे पहली बात तो जब मैं निक्कू में आई, मतलब बेंगलुरु आई, तो मुझे भगवती जी से मिलने का मौका मिला और मैं भगवती जी से मिली। फिर उनके साथ ही साथ मुझे एक कार्यक्रम के तहत स्नेहा जी से मिलने का मौका मिला। फिर इनसे जब बातचीत हुई तो पता चला इन्होंने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी है जो इंग्लिश में डिजर्विंग है। तो मैंने उसे ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी उसकी ली और मैंने उसको पढ़ा। मैंने इंग्लिश की भी पढ़ी। फिर इनके मन में भगवती जी और हम एक अच्छे मित्र भी बन गए। मुझे भी थोड़ा बहुत लिखने का शौक रहा है और मैं कविताएं भी लिखती हूँ और मैं थोड़ी सी लघु कथाएं भी लिखती हूँ। फिर मेरे मन में जब भगवती जी और इन्होंने अनुवाद की बात हुई कि हम लोगों ने उसको कहा कि तुम स्नेहा जी से कहा कि आप इसका हिंदी में अनुवाद क्यों नहीं करते हैं, तो भगवती जी से बातचीत हुई और वो भी तैयार हो गई। और मैं आपसे एक आज बात बताना चाहूंगी। मेरा भी मन था कि हालांकि भगवती जी इसका पूरा अनुवाद कर रही थी, लेकिन मेरे मन में था कि अगर मैं भी कुछ पृष्ठों का अनुवाद करूं। तो भगवती जी ने मुझे कहा ठीक है, आप सहयोग देना चाहती हैं तो दीजिए। तो मैंने कुछ पृष्ठों का अनुवाद किया, लेकिन मैं खुद भी बहुत व्यस्त रहती हूँ क्योंकि मैं एक अध्यापिका भी हूँ और पढ़ाती हूँ। और इस कारण मैं अपनी व्यवस्थाओं के कारण जो है मैं इसमें अनुवाद में उतना साथ तो नहीं दे पाई। लेकिन फिलहाल इसके दौरान मुझे इसको पढ़ने का भी, पंकजा तो अनुवाद के साथ साथ भी मैंने देखा, पढ़ा। और डिजर्विंग क्योंकि मैंने पढ़ी हुई थी तो मुझे स्नेहा जी की आत्मकथा ने बहुत प्रभावित किया था। और तो मुझे लगा था कि एक स्त्री, और जिनको हम सामने से खुद भी देख रहे हैं, ज्यादातर क्या होता है हम लेखक की कहानी तो पढ़ते हैं लेकिन हम उसके बारे में सिर्फ उसी के थ्रू जानते हैं, हम उसी के द्वारा ही जानते हैं जो कुछ हम पढ़ते हैं। लेकिन जब हम किसी को सामने से भी देख रहे हो और उसकी कहानी भी पढ़ रहे हो तो उसका एक अलग ही प्रभाव होता है। और जहां तक मैं स्नेहा के बारे में और इस कहानी के, इस आत्मकथा के बारे में कहूंगी, तो वास्तव में स्नेहा एक बहुत ही मजबूत स्त्री हैं जिन्होंने इतनी सारी परिस्थिति में, विषम परिस्थितियों को भी जूझते हुए
के बावजूद उन्होंने अपने व्यक्तित्व को, कभी भी मुझे ऐसा उनके व्यक्तित्व को देखकर लगा कि वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हर परिस्थिति को बहुत ही सफलता और मधुरता के साथ उन्होंने उसको पार किया और अपना एक मुकाम हासिल किया। और उन्होंने अपने आप को विभिन्न आयामों में भी परिभाषित किया, क्योंकि उनके मतलब व्यक्तित्व में मैंने बहुत बहुत सारे रंग देखे हैं, जहां वो एक अच्छी, एक संजीदा लेखिका भी हैं, साथ ही साथ हंसती खिलखिलाती, और वो एक बहुत अच्छी नृत्य, वो टैंगो नृत्यरंगना भी हैं। तो मैं कहूंगी उनकी प्रतिभा, मतलब उनके व्यक्तित्व में बहुत सारी, एक साथ बहुत सारे रंगों का समावेश है। और और बाकी उनकी पुस्तक के बारे में तो मैं यही कहूंगी कि वास्तव में उन्होंने जो कुछ, पंकजा, जैसा कि मैं भी इस टाइटल में भी मैं शामिल थी, तो मैं ये कहूंगी वास्तव में वो कीचड़ में खिलने वाला, ये समाज में जितनी भी परिस्थितियां थी उस कीचड़ में खिलकर भी उन्होंने वो कमल की तरह अपने आप को सुवासित रखा और अपनी सारी पवित्रता और प्योरिटी को बनाए हुए अपने आप को समाज में स्थापित किया। बस यही है मेरा पंकजा के बारे विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिशला जी, और बहुत प्यारी अभिव्यक्ति है अपना दी। और पंकजा, मुझे भी पढ़ने के समय पर ऐसा लगा कि उसमें स्त्री के हर रूप को उन्होंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। और अपने ही जीवन को लिखना कई बार बहुत मुश्किल होता है, बजाय इसके कि आप किसी और के जीवन को देखकर लिख रहे हो, क्योंकि इसमें पारदर्शिता रखनी होती है, बताना भी होता है, और एक एक बात बचपन से लेकर और एक एज तक आकर पूरी आत्मकथा जिस तरह से उन्होंने लिखी है, बहुत खूबसूरती से उन्होंने लिखने की कोशिश की है। और अनुवाद है, हो सकता है कि मूल कृति और भी ज्यादा सुंदर हो, इसके बारे में तो हम आगे बातचीत करेंगे ही। और बहुत धन्यवाद त्रिशला जी, आप कार्यक्रम में आए और दोबारा से आपने इस कार्यक्रम में अपना सहयोग किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगी, मैं अपनी टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगी कि यदि बाकी के दो पाठक भी यदि जुड़ गए हों तो कृपया उन्हें स्क्रीन पर जोड़ें, और यदि वो नहीं जुड़े हैं तो हम कार्यक्रम को अपनी दोनों लेखिकाओं की तरफ लेकर चलते हैं और इस कार्यक्रम का क्रम बनाए रखते हैं। धन्यवाद। मुझे जी नमस्कार। तो शायद हमारे साथ अभी तक बाकी अन्य पाठक जुड़ नहीं पाए हैं, तो हम इस कार्यक्रम के क्रम को आगे बढ़ाते हुए लेकर चलते हैं अपनी इस आज की अतिथि पुस्तक पंकजा की मूल लेखिका स्नेहा खानवेलकर जी की तरफ, और इसकी अनुवादक भगवती सक्सेना गौर जी की तरफ। मैं आप दोनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जी नमस्कार स्नेहा जी, नमस्कार भगवती जी, आप दोनों का लेखन का सफर कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। भी नमस्कार। मैं एक बात कहना चाहती हूँ प्रियंका जी कि त्रिशला जी ने एक्चुअली पंकजा ये आवाज नहीं आ रही, सुझाव दिया। नहीं मुझे आ रही है, आपको पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, मुझे आ रही है। जी स्नेहा जी बोले। हाँ, तो त्रिशला जी ने एक्चुअली पंकजा ये नाम का सुझाव दिया है, जी जी हिंदी में अनुवाद कर चुके थे, तो जी त्रिशला जी ने सुझाव दिया कि पंकजा ये नाम अच्छा। जी बहुत बहुत सुंदर नाम है ये नाम के लिए। जी, ये नामकरण त्रिशला जी ने किया है स्नेहा जी की इस पुस्तक का, जो कि इनकी पुस्तक इंग्लिश पुस्तक डिजर्विंग का हिंदी अनुवाद है, और पंकजा नाम इसको त्रिशला जी ने दिया है। बहुत प्यारा नाम आपने दिया है त्रिशला जी, और बहुत सुंदर है। धन्यवाद। इस आत्मकथा के बारे में आज स्वयं हमारे साथ मूल लेखिका स्नेहा जी जुड़ी हुई हैं, और आज शुरुआत हम करते हैं उन्हीं से प्रश्नोत्तर करते हुए। तो स्नेहा जी से मैं सीधे ही प्रश्न करना चाहूंगी कि कृपया आप अपनी पुस्तक के हिंदी अनुवाद के बारे में थोड़ा संक्षेप में हमारे श्रोताओं को बताएं, और थोड़ा सा प्रकाश आप अपनी मूल कृति डिजर्विंग के स्क्रिप्ट पर भी डालें, ताकि हमारे लोग जो है सुन रहे हैं, हमें दर्शक, वो कंफ्यूज ना हो पंकजा और डिजर्विंग में। जी स्नेहा जी। जी शुक्रिया। तो मैंने ये किताब डिजर्विंग 2021 में, यानी कि 3 साल हो गया अभी, तब लिखी थी, और उसको प्रतिक्रिया बहुत ही अच्छी मिली थी मुझे, और जब प्रतिक्रिया मिल रही थी
मैं भगवती जी से और कृष्णा जी से निवेदन करूंगी कि प्लीज आप थोड़ा अपना माइक म्यूट कर लें ताकि डिस्टरबेंस नहीं हो। तो डिजर्विंग मैंने 2021 में लिखी थी और उसकी प्रतिक्रिया भी बहुत अच्छी मिली मुझे। एंड उन सब प्रतिक्रियाओं में एक ऐसा प्रतिक्रिया थी कि ये पुस्तक को दूसरे भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना चाहिए। और मेरी एक सहेली है लीना रानडे करके, उसका बहुत ही जोर था कि ये जो बातें हैं ये डिजर्विंग बुक में, ये अगर इंग्लिश पाठक पढ़े तो वह सिर्फ पढ़ के अच्छा है नहीं अच्छा है बोल के छोड़ देंगे, मगर आम जनता जैसे जो भारतीय भाषा बोलते हैं, अगर आम जनता तक पहुंचे तो लोगों को उस पुस्तक से जो सलाह मिलेगी या कुछ गाइडेंस मिलेगा तो उसका कुछ तो फायदा हो जाएगा उनको। तो वो चाहती थी कि सबके पास पहुंचे। एंड हम दोनों का मन में था कि बुक पहला हिंदी में अनुवाद हो। तो मेरी खुशनसीबी है कि मुझे भगवती जी मिली हमारे अपार्टमेंट में। हम सब एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, त्रिशला जी, भगवती जी और मैं। हम एक कार्यक्रम के दौरान मिले एंड ऑब्वियसली सब लेखक लेखिका, भगवती जी स्वयं एक फेमस कवि एंड लेखिका है, तो हमारी बातें पुस्तकों के बारे में होती गई। जब उनको पता चला कि मैंने एक पुस्तक लिखा है तो फिर उन्होंने वो पढ़ी और एक दिन अचानक से आके बोल दिया कि मैं ये ट्रांसलेट करना चाहूंगी अगर तुम ओके हो तो। मैं तो फुली नहीं समाई, तो मैं बहुत खुश थी। एंड ऐसा जो जैसे मैंने बोला कि मेरी चाहत थी कि वो हिंदी में अनुवाद हो एंड सामने से भगवती जी मुझे बता रही है कि वो अनुवाद कर रहेंगी, तो मैं बहुत खुश थी। और इस तरह से वो अनुवाद होने का प्रोसेस शुरू हुआ एंड कुछ महीने लगे वगैरह, मगर ठीक है, अच्छा से हो गया। एंड मैं समझती हूँ कि ये मेरी खुशनसीबी है कि भगवती जी ने ये पहला कदम उठाया। जी, तो ये आपने मन की इच्छा जाहिर की थी तो इस वजह से आपको भगवती जी जैसी अनुवादक मिल गई। जी एंड वो उन्होंने तब ऐसा कहा कि वो अनुवाद इसलिए करना चाहती है क्योंकि डिजर्विंग में महिलाओं के लिए एक बहुत ही मजबूत संदेश है, तो वो चाहती थी कि ये संदेश सबको मिले। एंड और क्या अच्छी बात है उसका अनुवाद किया तो इसलिए उनका भी इंटेंशन बहुत ही अच्छा था अनुवाद करने के लिए। तो मैं तो जी बहुत ही खुश हूँ। बिल्कुल स्नेहा जी, अच्छी चीजों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना भी एक बहुत अच्छा काम है जो कि आपकी द्वारा शुरू किया गया और भगवती जी ने इसे आगे बढ़ाया। एक अनुवाद के रूप में किसी पुस्तक का आना उसके पाठकों की संख्या में बढ़ोतरी तो करता ही है, साथ में एक अच्छी कृति को जो है लोगों तक पहुंचाया जाए तो ये भी बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, जिसे भगवती जी ने बखूबी किया है। मैं अब प्रश्न को कार्यक्रम का रुख थोड़ा भगवती जी की तरफ लेकर चलती हूँ। मैं जैसे कि हालांकि स्नेहा जी ने तो बता ही दिया, तो मुझे लगता है कि आपका भी उत्तर मिलता जुलता ही होगा कि आप स्नेहा जी से कैसे जुड़े। आपने बताया आप एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं और पंकजा तक के सफर की कहानी भी स्नेहा जी ने बता ही दी है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा छोटे से 2 लाइनों में जानना चाहूंगी भगवती जी से कि आप कैसे पंकजा को लोगों तक लेकर आई हैं। जी भगवती जी। नमस्कार। वही जैसा इन लोग ने बताया, एक फैशन शो की तैयारी के वक्त मुझे स्नेहा से मिलना हुआ और मैंने डिजर्विंग बुक उनसे ली, घर लेके आई। एक बात और बताना चाहूंगी, मेरे हस्बैंड इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, वो दिन भर पढ़ते ही रहते हैं बुक्स और सब कुछ, तो उन्होंने पहले पढ़ी डिजर्विंग और वो इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने 2 घंटे क्या उससे भी कम समय में वो बुक पढ़ी और उसके बाद बोले ये बुक जरूर पढ़ना। और जब मैंने पढ़ी उसको उसी दिन,
मैंने 2-4 पेज ही पढ़ा, उसके बाद मैं स्नेहा से मिली और मैंने कहा कि इसको तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी। उसी समय मेरा ये था और स्नेहा खुश हो गई और ये किताब मेरी हिंदी में तैयार हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। आगे भी अभी आपने छोटा-सा ही क्वेश्चन पूछा है, मैं छोटे से ही जवाब दूँगी। जी, बिल्कुल। और आप दोनों को ही बहुत-बहुत बधाई हो पंकजा के लिए। बहुत सुंदर पुस्तक है, मैंने भी पूरी पढ़ी है और मैंने देखा है कि इसमें स्नेहा जी ने अपनी आत्मकथा में अपने संघर्षों को और साथ में धैर्य को और उस साहस को जिस तरह से लिखा है, वो वाक़ई में जानने योग्य भी है और लोगों तक पहुँचने योग्य भी है कि मुश्किलों के समय में एक स्त्री जो है, वो किस तरह से हर किरदार को निभाती हुई चलती है। मैं अगला प्रश्न स्नेहा जी से कर रही हूँ कि आपने अपनी आत्मकथा में, जैसा कि मैं बता ही रही थी, कि आपने स्वयं को घर और बाहर दोनों जगह जूझते, गिरते, संभलते हुए एक यात्री की तरह दिखाया है। देखिए, हम सभी जीवन यात्रा में हैं। जी आपके अनुसार एक स्त्री की ज़िंदगी उसके स्वयं के हिसाब से कैसी होनी चाहिए? क्या उसे आदर्श बनने के लिए सभी समझौते करने चाहिए? मेरा प्रश्न आपसे ये है। जी, ये सवाल तो बहुत ही व्यापक है। हर महिला का एक अपना परिभाषा होती है, अपनी ही पुष्ट भूमि और अनुभव के आधारित वो अपना एक उसके आधारित ही वो अपना स्टैंडर्ड्स बना देती है। तो मुझे लगता है कि हर जीवन के हर एक पहलू में कुछ ना कुछ लेन देन तो होता ही है। ओके, तो जब स्त्री अपना कुछ कहना चाहती है तो कुछ पॉइंट्स उसके बहुत ही क्लियर होते हैं। एक तो उसको स्वतंत्रता चाहिए बोलने की, करने की, जो मन में आए वो करने की। दूसरी बात, उसको आदर और सम्मान चाहिए होता है। ओके, वो जो भी करती है उसको आदर से देखा जाए एंड सम्मान से, इज्जत से पेश किया जाए। और फिर जब हम निर्णय लेते हैं किसी भी घर में हो या ऑफिस में हो या कुछ, तो उसके उसका पास आवाज होना चाहिए। उसकी एक जो दृष्टिकोण है उसको सुननी चाहिए। शायद वो उसका दृष्टिकोण पे शायद उसका सजेशन को वो लोग माने ना, मगर एटलीस्ट उस पर विचार किया जाए। इतनी तो आवाज होनी चाहिए हर एक डिसीजन में, हर एक हर एक डिसीजन में होनी चाहिए। और ऑफ कोर्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना बहुत ही जरूरी है। तो हर एक औरत के पास उतनी तो हुनर होती ही है कि वो अपने आप के लिए कमाए। एंड अब ये बहुत जरूरी होता है कि वो अपने आप के लिए कमाए। ऐसा नहीं है कि घर के लोग दे नहीं सकते या कुछ ऐसा, मगर जब महिला आत्मनिर्भर होती है, जब वो वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करती है, तो उसमें आत्मसम्मान बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। वो एक हर चीज को एक बड़ा पिक्चर बोलते हैं हम, कि पूरी तरह से देख सकती है एक सिचुएशन को। फिर वो ऑब्वियसली अच्छी प्रबंधक होती है एंड परिस्थितियों को एक अच्छे से तरह से वो डील कर सकती हैं। आई डोंट नो व्हाट यू से इन हिंदी फॉर दैट। तो सब जब वो कमाती है, बेसिकली कितना भी कमाए, उनका वो व्यापक दृष्टिकोण तैयार होता है जो हर रोज के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स अगर वो स्वतंत्रता मिले बात करने की, हालात में करने की, ये एंड मैं बार बार बोल रही हूँ कि घर में और ऑफिस में ये दोनों तरफ ये सब लागू होता है। छोटे छोटे चीजों में ये बात होती है और इससे महिला अपने आप को खुश रख सकती है और फिर खुशी बांट भी सकती है।
बिल्कुल, आपने बहुत सही और मजबूत दूसरा पक्ष आपने जी आपके सवाल के दूसरा पार्ट मैं जानना जी चाहती हूँ कि जी आपने पूछा कि क्या उसे आदर्श बनने के लिए सभी समझौते से करना चाहिए। तो मेरा सवाल उल्टा है कि आदर्श क्या है, कौन बनाता है ये आदर्श, किसका है। तो आदर्श ये मानदंड कौन तय करता है। तो अगर ये हमको पता ही नहीं तो हमें क्या देखना चाहिए। एक औरत होने के हिसाब से हमें अच्छा काम करना चाहिए, हमको किसी को तंग नहीं करना चाहिए, कोई लॉ ब्रेक नहीं करनी चाहिए, नियम कोई तोड़नी नहीं चाहिए, किसी को हानिकारक कुछ घटना नहीं घटनी चाहिए। ऐसे वो सब चीज देखेंगे तो हम अच्छे हुए। अच्छाई का या आइडियल बनने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हर एक का हिसाब अलग हो जाता है। हर कोई अगर खाना अच्छा बनाती हो तो वो अच्छी है, या दिखती अच्छी है तो अच्छी है, गोरी है तो अच्छी है, ऐसा नहीं होता है। वो सब चीजें मायने नहीं रखते हैं मेरे हिसाब से। जब तक आप अपने आप में आत्मनिर्भर हो और आप किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं तो मुझे लगता है आप अच्छे इंसान हो। अच्छे इंसान होना बहुत जरूरी है। कला बिल्कुल और बाकी सब चीज सीखी जा सकती है। तो जी बिल्कुल सही बात हमें कही आपने स्नेहा जी। जी, बिल्कुल सही बात। और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर, जो कि आज की समय की मांग भी है, आत्मनिर्भर होना। दूसरी बात कि आदर्श आइडियल होना, वो किसकी नज़र में? क्योंकि यहाँ तो हर दिन आइडियल्स बदलते रहते हैं। आप जी एक समय में अच्छे होते हैं, दूसरे समय में ही दूसरे इंसान के लिए बुरे भी हो सकते हैं। तो यहाँ जब बात आती है, आप गलत ना करें, सही और सच का साथ दें और जी आत्मनिर्भर, सबसे पहले आप आत्मनिर्भर बने। तो या ये बातें जो आपने कही, ये बहुत मजबूत पक्ष हैं और हर वर्ग की स्त्री के लिए, हर उम्र की स्त्री के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं। बहुत ही बहुत शानदार उत्तर आपने दिया है। मैं अब दूसरा प्रश्न भगवती जी से भी करूँगी, क्योंकि हमें समय का भी ध्यान रखना है, समय सीमा का भी ध्यान रखना है। तो इसीलिए उसी हिसाब से मैं प्रश्न करती चल रही हूँ। मेरा प्रश्न ये है, जैसा कि स्नेहा जी ने बहुत सुंदर तरीके से अपने पुस्तक के बारे में और उसके मोटिव के बारे में बताया है। लेकिन भगवती जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने इस आत्मकथा में ऐसा क्या खास देखा जो आप अंग्रेजी से अनुवाद कर पंकजा को हिंदी पाठकों तक पहुंचा रही हैं? जी भगवती जी। आप म्यूट हैं। भगवती जी, आप म्यूट हैं। बहुत सुंदर प्रश्न लेके आई हैं आप। डिजर्विंग पुस्तक को हाथ में लेकर विषय सूची पढ़ने के बाद, 2-4 पन्ने पलटने के बाद मेरे अंतर मन में घंटी बजने लगी। एक एहसास हुआ, मेरे सामने जो चांदी के बालों को सहेजे महिला खड़ी है, वो साधारण महिला नहीं है। महिलाओं को ईश्वर ने दिल तो कोमल दिया है, पर आवरण उसका पत्थर से ढक दिया है, जिसके कारण वो हर कष्ट सहती है। जीवन पर्यांत घर की चार दीवारी के बाहर कहने का सामर्थ्य उसमें नहीं रहता है। सब लोग स्नेहा जैसे खुलकर सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थिति को शब्दों में नहीं ढाल सकते। सब लोग मन में रहकर भी कलम से उन भावों को पन्नों पर उतारने में असमर्थ रहते हैं। ये मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी एक लेखिका हूँ। इस पुस्तक में पहली नजर में मैं प्रभावित हुई। इस पुस्तक से मैंने अनुवाद करने का निश्चय किया, जबकि उस समय मेरी स्वयं की पुस्तक की भी लेखनी चल रही थी। महिलाओं को तमाम कष्टों से गुजरते मैंने देखा है। सबसे अधिक ससुराल में किसी न किसी तरह अपमानित होते हुए हर बड़ी महिला छोटी को, चाहे वो कम पढ़ी लिखी हो, पर वो अपने रिश्ते की ऊंची अहमियत दिखाने में पीछे नहीं रहती। आज की समाज ऐसा है कि हर किसी को सीढ़ी से गिराने को ही देखता है, कोई उठाता नहीं है। ये पर इस किताब में जो लिखा है स्नेहा जी से, उसे मैं पूरी तरह संतुष्ट हुई। और
स्त्रियों के बारे में जो कुछ था, जो उन्होंने अपने जीवन में देखा और छोटी से छोटी बातें लिखी, वो मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने वो पुस्तक लिखने का बीड़ा उठाया। जी भगवती जी, और बहुत सुंदर अनुवाद भी किया है। मैं जब पुस्तक आई तो मैंने परिचय सबसे पहले पढ़ा, हालांकि वो बैक कवर पे छोटा सा परिचय था। फिर मैंने आगे पढ़ा तो वो, क्योंकि आत्मकथा है तो लेखिका जी ने अपने हिसाब से उसे लिखा हुआ था, तो मुझे इसमें ये पंक्तियां शुरुआत में ही बड़ी अच्छी लगी थी कि मैंने अपना विवाह 19 वर्ष की उम्र में ही कर लिया था। अब विवाह के कई वर्ष पश्चात एक दिन मैंने अपने पिताजी से पूछा, आपने मुझे उस समय विवाह करने के लिए क्यों नहीं रोका? तो उन्होंने आश्चर्यचकित होकर देखा और बोले, मैं अपने विचार तुम पर कैसे थोप सकता था, इसीलिए रोकना ठीक नहीं समझा। उनके इस जवाब ने मेरे हृदय पर अमिट छाप छोड़ दी। जब किसी का पालन पोषण ऐसे खुले विचारों वाले संवेदनशील माता पिता ने किया हो, तो उनके विश्वास को बनाए रखने का आपका फर्ज बनता ही है। मुझे ये पंक्ति सबसे बहुत अच्छी लगी, और ये दिखा कि ये जो लेखिका है, ये न केवल अपने संस्कारों को बल्कि खुले विचारों को, दोनों को सामंजस्य बनाकर चल रही है, और वो पंकजा को पढ़ते हुए महसूस भी होता है। संस्कार ऐसे मिले उनको उतने जी सालों बिल्कुल, पहले, जब पापा ने ऐसे कहा तो वो संस्कार ऐसे मिले। यही एक अच्छी परवरिश की निशानी होती है कि आप अपने माता पिता के कहे हुए बातों में अपने जीवन का सार भी ढूंढते हैं, संस्कार के साथ साथ मजबूती भी ढूंढते हैं, कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया है, लेकिन हाँ, एक सबल भी दिया है कि मुझे किस स्थिति में अपने संस्कारों के साथ खड़े भी रहना है। मैं अब अंतिम प्रश्नों की तरफ चल रही हूँ, और अंतिम प्रश्न स्नेहा जी के लिए है कि देखिए, बहुत आसान नहीं होता है किसी भी बात को लिखना। सबसे पहले तो लिखना ही बहुत बड़ी बात होती है कि आप लिखने का एक बीड़ा उठाते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं। मैं स्नेहा जी से पूछ रही हूँ कि आपने आत्मकथा जब लिखी, क्योंकि आत्मकथा लेखन एक ऐसा लेखन है जिसमें पारदर्शिता होनी ही चाहिए। आप वहां पर कुछ भी काल्पनिक नहीं लिख सकते। अगर आप वहां लिखेंगे तो वो कहीं ना कहीं पता चल ही जाता है, और आत्मकथा में वो कल्पना का, फैंटेसी का पुट अच्छा नहीं लगता। तो मेरा प्रश्न स्नेहा जी से ये है कि क्या आपको स्वयं को खुद से संबंधित हर किरदार को लिखते हुए कभी किसी दुविधा का सामना करना पड़ा है? क्या आप अपनी आत्मकथा लिखते हुए कभी भी भावनात्मक रूप से कमजोर हुई होंगी? जरूर, क्योंकि ये जीवन के उतार चढ़ाव हैं। तब आपने किस प्रेरणा के द्वारा अपने लेखन को जारी रखा, और आज ये पुस्तक न केवल अंग्रेजी में बल्कि हिंदी अनुवाद के रूप में पाठकों के बीच में है? जी स्नेहा जी। जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए क्योंकि एक्चुअली क्या है, मेरे पति तो 20 साल पहले, आज के हिसाब से 20 साल पहले वो गुजर गए। तो मेरे पहले 5-6 साल लगभग मेरे पैरों पर खड़े होने के लिए मैं जूझती रही। तो जब लोग, फिर मेरे इंटरेक्शंस बाकी बाहर की दुनिया के लोगों के साथ ज्यादा होने लगी, और वो क्या देखते थे, वो देखते थे मैं खुश मिजाज हूँ, मैं एक बहुत ही मिलनसार और सकारात्मक स्त्री हूँ, और वो लोग मेरे साथ कुछ भी बातें कर सकते हैं, ऐसा। तो जब उनको पता चला कि अरे मैं तो एक विधवा हूँ, मेरा बच्चा कहीं और पढ़ रहा है, मैं अकेली रह रही हूँ, तो उनको आश्चर्य लगने लगा। तो वो गुण देखने लगे मुझ में, जो ऑब्वियसली वो कंपेयर करते हैं, वो देखते हैं कि मेरी माँ या बुआ या काका या काकू या कोई तो कैसा रहते हैं और मैं कैसी रह रही हूँ। तो वो लोग बोलने अलग अलग तरीके से बताने लगे कि आप अपना कहानी लिखिए, आप बताइए लोगों को कि कैसे जीना चाहिए। और तो बहुत इसमें मेरा खुद का बेटा अर्चिस, उसने भी मुझे प्रोत्साहन किया कि आप लिखिए। मैं बहुत महिलाओं को देखता हूँ, तो वो आपकी तरह नहीं जी पा रही है, तो आप लिखिए आपकी कहानी। मेरा भाई ने भी बोला, मेरा चचेरा भाई ने भी बोला कि, तो मैं सोचने लगी, मैंने कई बार प्रयत्न किया लिखने को शुरुआत में, तो मगर जब मैं लिखने लगी तो मैं फिर वो बीती बातें यादें आती थी, दुख होता था, मैं रोती थी,
थोड़ा मैं बहुत कंप्लेन करती थी। एंड क्योंकि यादों में सिर्फ यही आता था, वो मुश्किल समय, वो अपमान, वो अकेलापन, वो सबके साथ एक तरह से कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में जीना। तो मैंने फिर छोड़ दिया, फिर वापस मैं अपने काम में डूब जाती थी। एंड इसमें क्या होता था, जब मुझे ऐसा दुखी फील होता था तो मुझे मैं अकेली रहती थी, तो वापस नॉर्मल लेवल पे आने के लिए काफी समय लगता था, 1-2 हफ्ते चले जाते थे। तो मैं सोचती थी क्यों लिखूं मैं, अगर मुझे अभी तक इतना दर्द हो रहा है। एंड मुझे ऐसा कंप्लेंट बुक नहीं लिखना था, मुझे ऐसा नहीं कि इसने ये किया, उसने वो किया, उसने ऐसा किया, मुझे वो वैसा बुक नहीं लिखना था। तो मैंने 2-3 बार प्रयत्न किए, अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइम पे, ये 20 सालों में इतने टाइम पे। तो फाइनली क्या हो गया, कोविड के टाइम में एक मास कम्युनिकेशन कॉलेज ने 1 मिनट का वीडियो पूछा कि जिन्होंने स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा है। ओके, तो मैंने मेरे एक 1 मिनट वीडियो में मेरा बात, जिंदगी की बात बोल दी, और उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने सिलेबस में ऐसे के ऐसे ही ऐड कर दिया। वो अभी भी यूट्यूब में अवेलेबल है ऐसा। तो जब मैंने वो वीडियो बनाया तो मैंने सोचा, अरे मैंने उधर एक ही बात बोली, मगर मैंने ये भी स्टीरियोटाइप तोड़ा है, वो भी स्टीरियोटाइप तोड़ा है, मैंने कितनी चीजें अलग की है जिंदगी में। तो मुझे ऐसे 2-4 बातें फटाफट याद आने लगी। तब मैंने सोचा, अच्छा अब मैं तैयार हूँ अपना कहानी लिखने के लिए। तो कुछ महीने बाद फिर ऐसा हुआ, फिर मेरी नौकरी छूट गई, मैं बीमार गिरी, फिर मैं घर बदल के यहाँ पर आ गई। और देन मैंने एक श्वेता समोता का एक 5 दिन का कोर्स किया, जिसमें वो बताती है, हमको सिखाती है कैसा पुस्तक लिखा जाए और कैसा पब्लिश किया जाए। उसमें हर एक टीचर ना कुछ ऐसी बातें बोल देती है जो अपने दिल को छू जाती है। उसने कहा कि श्वेता ने कहा कि आपका दिमाग में ऑलरेडी वो बात है, वो कहानी आपके दिमाग में है, पहले से ही है, आपको अभी सिर्फ लिखना है। और फिर मेरे बारे में इतना सच हुआ ये ना, तो था मेरा मन में कुछ ना कुछ। और फिर वो फ्लो में बहुत जल्दी 3 महीने में ही मैंने पूरी कहानी लिख दी। और फिर आई थिंक 4 महीने के बाद फिर मैंने वो पब्लिश किया। तो ऐसे वो पूरा प्रोसेस में तभी मैं तैयार थी कि मैं अब लिख सकती हूँ, मैं रो नहीं रही हूँ, मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, और मैं अच्छी तरह से अपनी बात कह सकती हूँ। ऐसा वो पूरा पुस्तक। बहुत सुंदर बातें आपने बताई स्नेहा जी, कि जब आप दुख में होते हैं और खासकर एक बड़े दुख से आप बाहर निकल के आते हैं और फिर उसे लिखना, तो वो क्षण ऐसा होता है कि क्योंकि आप अपनी उन स्मृतियों को कुरेदने का प्रयास करते हैं जिन्हें आपने कहीं नीचे गहरे दबा के रख दिया होता है, और उन्हें खोदना अपने आप में, आपने एक ये स्टीरियोटाइप और तोड़ा है कि आपने अपनी स्मृतियों को खोद कर इतने सुंदर रूप से यहाँ लिखा, ताकि आप उनसे एक सीख स्थापित कर सके कि अपनी स्मृतियों से, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, डरना नहीं है, उनका डटकर सामना करना है। और जैसे कि आपने बताया कि किस तरह से आपको एक प्रेरणा मिली 1 मिनट के वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डालने से, ये भी बहुत शानदार बात है कि आप डरिए नहीं, सहमिए नहीं, आपको कभी भी एक आशा की किरण कहीं ना कहीं से दिखाई दे सकती है, जिसे एक उम्मीद के साथ आपको चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं है। स्नेहा जी की बातचीत सुनकर तो यही लगा। और हमारे कार्यक्रम का अंतिम प्रश्न अब भगवती जी से है। मैं उनसे जानना चाहूंगी, जैसा कि स्नेहा जी ने बड़े अच्छे से, इत्मीनान से, बहुत तसल्ली से, मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि स्नेहा जी कार्यक्रम में जुड़ने के समय घबरा रही थी कि हिंदी मेरी बहुत अच्छी नहीं है, मुझे नहीं पता मैं अपनी बात पाठकों तक कैसे पहुंचा पाऊंगी, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से और बहुत
सहज तरीके से स्नेहा जी ने अपनी बात हम तक रखी है, और जरूर हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं वो कमेंट्स कर रहे हैं, आप जरूर जाकर उनका जवाब दीजिएगा। बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स आ रहे हैं, आपको बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और मैं सभी से जिन्होंने कमेंट्स किए हैं उनसे तो निवेदन करूंगी ही कि पंकजा को पढ़िए। केवल आत्मकथा की बात यहाँ सुनने से नहीं होगा जब तक आप पढ़ेंगे नहीं। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप और भी ऊर्जावान महसूस करेंगे कि किस तरह से स्नेहा जी ने अपनी जिंदगी को अभी तक जिया है और आगे भी खुशदिली से जी रही हैं। मैं भगवती जी से प्रश्न कर रही हूँ कि स्त्री संघर्ष तो चिर परिचित है किसी भी काल में। आप, हम और हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण स्वयं स्नेहा जी ही हैं। किंतु आपको क्या लगता है कि स्त्री जीवन के संघर्ष समय अनुसार परिवर्तित हुए हैं या वही स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है? ये एक प्रश्न मेरे मन में आया क्योंकि आप हम सबसे ज्यादा अनुभवी हैं, न केवल उम्र में भी, अनुभव में भी। तो ये प्रश्न मेरा भगवती जी से है। जी भगवती जी। बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न है। शिक्षा का प्रसार समाज में जब से हुआ, महिलाएं उन्नति की ओर अग्रसर हुई हैं और परिवर्तन हुआ है उनकी स्थिति में। 21वीं सदी में महिलाओं को आगे आने का मौका मिला। शैक्षिक और आर्थिक रूप से महिलाएं सशक्त हुई हैं। छोटे शहरों, गांव में भी जागरूकता आई है। एक कारण इसका सोशल साइट्स को भी मैं मानती हूँ। ऑनलाइन और लाइव प्रोग्राम में भी समाज की अधिकतर महिलाएं जुड़ती हैं और अपनी छवि निखारती हैं। मेरे विचार से हर किसी में कोई ना कोई प्रतिभा छिपी रहती है, बस उसे चमकाने के लिए परिश्रम की जरूरत होती है। इन्हीं कारणों से आज हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपने कदम रख दिए हैं। जरूरत है उन कदमों को दृढ़ता से आगे बढ़ाएं। महिलाओं की स्थिति बहुत अधिक बदल गई है, पहले से तो बहुत अच्छी है। हर घर के सास बहू के संबंध भी अच्छे हुए हैं और मैं जितना यहाँ देख रही हूँ आईटी फील्ड में और सब तरफ बहुत आगे हैं लड़कियां। अब हम तो बेंगलोर में हैं, यहाँ का ज्यादा देख रहे हैं, वैसे सब तरफ भी यही हाल है। और एक छोटी सी कविता मैं नारी के बारे में कहना चाहूंगी, उसके बाद मैं अपना वक्तव्य खत्म करूंगी। हार नहीं मानना, तुम नारी हो। जीवन के कठिनतम दांव को भी हंसकर टालना, हिम्मत न हारना। अनुपलब्धता को उपलब्धि में बदलना। हार नहीं मानना, तुम नारी हो। अवरोध खड़ा कर रहे हर अभिमानी से, तुम्हारी राह में आए हर अज्ञानी से, चोट पहुंचाने वाली कुंठित मनमानी से। हार नहीं मानना, तुम नारी हो। फिर दोहराना, बुलंद हैं हौसले मेरे, हार नहीं मानना। बहुत सुंदर पंक्तियां भगवती जी, और बहुत ही प्यारी बातचीत आज आप सभी से रही। यदि हमारे पाठकों में से 2 पाठक नहीं जुड़ पाए थे, यदि वो बैक स्टेज हों तो मैं टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगी कि उन्हें जोड़ दें। यदि नहीं हो तो फिर, क्योंकि कार्यक्रम का समय भी होने वाला है। और बहुत शानदार बातचीत आप दोनों से रही। कृष्णा जी ने भी बहुत सुंदर वक्तव्य अपना दिया और समीक्षा भी की, और न केवल उन्होंने यहाँ पाठक के रूप में अपनी भूमिका बताई, बल्कि उन्होंने पर्दे के पीछे, यानी कि इस पुस्तक के अनुवाद के पीछे भी उन्होंने भगवती जी का सहयोग किया। और इस पुस्तक का नाम भी पंकजा उन्होंने ही दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी कि कार्यक्रम में वो जुड़ी हैं। क्या हमारे पाठक गण में से जो मौजूद नहीं हो सके थे वो हमारे बैक स्टेज हैं? यदि हैं तो कृपया उन्हें जोड़ दें। और भगवती जी की भी बातचीत बहुत अच्छी रही। मैं अपने पाठकों से और जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन करूंगी कि आप पंकजा जरूर मंगाएं। ये अमेजोन पर भी उपलब्ध है, और यदि आप चाहें तो सीधे फ्लोरेंट से भी आप इस पुस्तक को ऑर्डर कर सकते हैं। ये फ्लोरेंट से ही प्रकाशित हुई है, एक आत्मकथा है। जो श्रोता अभी अभी जुड़े हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि हमारे साथ आज पंकजा की मूल लेखिका और उसकी हिंदी अनुवादक स्नेहा खानवेलकर जी और भगवती सक्सेना गौर जी जुड़ी हुई हैं, और हम उनसे बातचीत कर रहे थे पंकजा के बारे में। हमने स्नेहा जी के अनुभव सुने, भगवती जी के अनुभव सुने, और साथ में स्त्री परिदृश्य में सशक्तिकरण पर हमने बातचीत की है। यदि आप बिल्कुल अभी अभी जुड़े हैं तो इस वीडियो को शुरुआत से जरूर देखिएगा। ये फ्लोरेंट के एफबी पेज पर उपलब्ध रहेगा। जरूर इस वीडियो को देखें और शेयर भी करें, और न केवल शेयर करें बल्कि पंकजा को पढ़ें भी।
जो हमारे हिंदी पाठक हैं उनके लिए बहुत सुंदर और शानदार पुस्तक है, संग्रह करने लायक है। आप अपने हिंदी संस्करण में मेरे इसको पास भी है। संग्रह कीजिए। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता है कि शायद हमारे पाठक किन्हीं कारणों की वजह से जुड़ पाए हों, तो हम इस कार्यक्रम को अब समापन की ओर लेकर चलते हैं। मैं स्नेहा जी और भगवती जी, आप दोनों का फ्लोरेंट पब्लिकेशन की टीम की ओर से हार्दिक धन्यवाद कहती हूँ कि आप हमसे जुड़े, और हमें इंतजार रहेगा आपकी आगामी पुस्तक का कि जल्द से जल्द आप अपनी पुस्तक लेकर आएं और हम उसके बारे में फिर से लेखन के सफर में जुड़े। तो दोस्तों, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए जी। फ्लोरेंट पब्लिकेशन को बहुत धन्यवाद मेरे पुस्तक का पब्लिकेशन करने के लिए और इसको अमेज़न पे हमारा सबको पहुंचाने के लिए। तो भगवती जी को थैंक्स, उन्होंने मुझे वीणा जी से मिलवाया। आपको भी। मेरी तीसरी किताब आने वाली है, बस 1 महीने के अंदर मेरी तीसरी किताब आने वाली है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें इंतजार रहेगा भगवती जी। बहुत धन्यवाद आज का इस इंटरव्यू में बातचीत करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर प्रियंका जी। आवाज बहुत डिस्टर्ब हो अच्छा रही लगा बातचीत है। करके। धन्यवाद। तब तक आप सभी ध्यान रखिए अपना, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम फिर मिलेंगे किसी नई किताब, नए रचनाकार के साथ। तब तक ख्याल रखिए। नमस्कार। बाय। धन्यवाद।